गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें बेसिकली हम जो मेडिजी की क्लास नोट्स हैं उनकी हेल्प से आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे 3-4 सब्जेक्ट हैं जो कि कंप्लीट होने को आए हैं। सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट होने को आया है, अपना एनवायरनमेंट कंप्लीट होने को आया, फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वो समझ में भी आया होगा। अगर आपको वो क्लासेस देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी वो क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना जो हाईवे इंजीनियरिंग में, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था अपना सुपर एलिवेशन के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर इन केस आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक हमें पूछिए, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछिए, चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर आपको ये सारे पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे अपना नेक्स्ट है जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, क्योंकि सुपर एलिवेशन हमने देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़रूरी है। पर जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या चीज़ है भाई, रोड क्या होती है। मान लो हमारे रोड की विड्थ है अपनी 5 मीटर या 7 मीटर है, टू लेन है, 7 मीटर रोड है। पर जब हम अपना हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो आपने नोट किया होगा कि भाई जितना स्ट्रेट में है उससे ज़्यादा अपना हॉरिजॉन्टल कर्व के टाइम अपनी उसकी रोड की विड्थ होती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा हम एक्स्ट्रा रोड की विड्थ क्यों देते हैं? तो वही अपना एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है जो एक्स्ट्रा विड्थ देते हैं। पर क्यों देते हैं? तो वो चीज़ें देखो। पेमेंट की विड्थ को इंक्रीज करना ही अपना क्या वाइडनिंग होता है। नंबर ऑफ लेन बढ़ा दिया तो ये अपना क्या हो गया भाई, विड्थ को बड़ा कर दिया तो वो वाइड वाइड कर दिया तो वाइडनिंग हो गया। तो जब किसी कर्वेचर पर लेन की विड्थ को एक्स्ट्रा कर दिया यानी बढ़ा दिया, बट नंबर ऑफ लेन अगर वही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है। अगर मान लो अपना रोड की विड्थ है, लेन बढ़ा दिया तो वो तो वाइडनिंग हो गया रोड का, रोड को चौड़ा कर दिया। बट हमारी लेन वही है, नंबर ऑफ लेन वही है, जैसे कि 2 लेन है तो 2 लेन है, बट रोड की विड्थ बड़ी होगी। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमने उसमें एक्स्ट्रा वाइड कर दिया, यानी कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर दी उसमें। When the width of pavement is increased at horizontal curve is known as extra widening. It is provided for following purpose. ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? देखो भाई, टू अकाउंट ऑफ ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हीकल व्हील बेस। देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये 4 व्हील है, ठीक है, ऐसे करके ये आगे के व्हील है और ये पीछे के व्हील है, ठीक है। जब ये घूमेगा, जैसे आई होप आगे कहीं दिखा रखा होगा, हाँ ये रहा, देखो ये ऑफ ट्रैकिंग क्या है भाई। ऑफ ट्रैकिंग को अपन को काउंटर करने के लिए, जैसे मान लो स्ट्रेट रोड है तो स्ट्रेट रोड में तो सीधा सीधा जा रहा है, जैसे फ्रंट वाला व्हील जा रहा है वैसे अपना रेयर व्हील जा रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। पर जहां पर कहीं कर्व होगा तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर कर्व है तो हम आगे वाले व्हील को मान लो घुमाएंगे, तो आगे वाला व्हील तो ऐसे यहाँ से घूम जाएगा। पर पीछे वाला व्हील क्या इसको यहाँ पे आके घूमेगा क्या? नहीं, वो तो यहीं से घूम जाएगा ना, वो यहीं से अपना घूम जाएगा। आपने कभी रोड गाड़ी चलाई होगी तो देखा होगा कि जैसे हम गाड़ी को मोड़ते हैं तो जो आगे वाला व्हील है उसको पीछे वाला व्हील फॉलो नहीं करता है, बट स्ट्रेट लाइन में तो फॉलो करता है। तो यहाँ पर फॉलो नहीं करता है, तो वो क्या हो गया भाई, जितना फॉलो नहीं करेगा मतलब कि जितना उसका अलग आएगा, वो अपना क्या हो जाएगा, ऑफ ट्रैकिंग हो जाएगा। भाई ये अपना फ्रंट टायर पाथ इधर है, रियर टायर पाथ इधर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपना क्या हो जाएगा, ऑफ ट्रैकिंग हो गया। तो उस ऑफ ट्रैकिंग को क्या करना, जस्ट ए सेकेंड, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे अपना जो हॉरिजॉन्टल कर्व में एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं। एक हो गया अपना भाई ऑफ ट्रैकिंग आता है, ऑफ ट्रैकिंग को काउंटर करने के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्यों करते हैं, दूसरा करते हैं साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर नेगोशिएटिंग द कर्व। भाई साइकोलॉजिकल टेंडेंसी कैसे हो गया, कोई भी ड्राइवर होगा जब उसमें वो गाड़ी चलाएगा तो क्या करेगा, वो एक साइकोलॉजिकल रहता है कि एकदम कॉर्नर पे साइड में जाके ना चलाऊं, मैं कुछ ना कुछ उसके रोड के अंदर में रखूं, ताकि क्या हो अपना कोई वहां पर गाड़ी का बाहर गिरने का कोई दिक्कत ना हो, रोड से नीचे उतरने का टेंशन ना हो। तो ये एक साइकोलॉजिकल होती है। तो उसकी वजह से भी हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। टू अकाउंट लेटरल स्किडिंग, लेटरल स्किडिंग को भी अकाउंट करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, अपना एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि भाई लेटरली वो स्किड ना कर जाए।
ठीक है ना। तो देखो भाई, टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ कर्व एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, किस किस फॉर्म में होगी। एक मैकेनिकल वाइडनिंग होगी, मैकेनिकल यानी ऑफ ट्रैकिंग को काउंटर करने के लिए। एक होगी अपना साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होती है, ड्राइवर की साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है कि रोड के एकदम एंड पे ना चला के मैं थोड़ा सा अंदर में उसको चलाऊं। तो इन दोनों को एडिशन करेंगे तो जितना अपना वाइडनिंग प्रोवाइड करना होगा वही अपना एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का समेशन। ठीक है ना। तो मैकेनिकल वाइडनिंग देखो, वापस इसको अच्छे से समझो कि भाई मैकेनिकल वाइडनिंग क्या है, ऑफ ट्रैकिंग है। ठीक है ना। तो क्या होता है उसमें, अगर फ्रंट टायर को सेम टू सेम रियर टायर फॉलो करते हैं, कोई ऑफ ट्रैकिंग नहीं होगा भाई। फ्रंट टायर है भाई, जैसे ये रहा, ये अपना जैसे स्ट्रेट रोड है, जैसा फ्रंट टायर जा रहा है वैसे अपना रियर टायर जा रहा है, तो यहाँ पर बीच में कोई भी ऑफ ट्रैकिंग नहीं होगा। तो फ्रंट फॉलोड बाय रियर टायर, तो यही है भाई कि ऑफ ट्रैकिंग यहाँ पर नहीं होगा। पर अगर मान लो फ्रंट टायर ऐसे कट रहा है, रियर टायर पीछे से कट रहा है, तो बीच में से क्या आ जाएगा, बीच में इतना डिस्टेंस उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक सेकेंड। तो अपना अगर फ्रंट टायर आगे रहेगा और पीछे का टायर अगर पीछे रहेगा, यानी बीच में कोई डिस्टेंस रहेगी, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, ऑफ ट्रैकिंग बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर मान लो हॉरिजॉन्टल कर्व होगा, हॉरिजॉन्टल कर्व में क्या होगा भाई, हॉरिजॉन्टल कर्व में होगा कि जो आगे का टायर है उसका एक अलग पाथ जाएगा, पीछे का टायर का अलग पाथ जाएगा, तो बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑफ ट्रैकिंग बोल रहे हैं यहाँ पर। तो और horizontal curve path made by front tire system and path followed by rear tire system is not same due to rigidity of wheelbase। भाई इसकी rigidity होगी, ऐसा तो नहीं है फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होता तो क्या पता उसको पीछे पीछे चल लेता, पर इसकी एक rigidity है, उस वजह से वो पाथ को फॉलो नहीं करेगा। पाथ को फॉलो नहीं करेगा तो ऑफ ट्रैकिंग आ जाएगी। डिफरेंस बिटवीन दीज टू पाथ इज नोन एज ऑफ ट्रैकिंग। इन दोनों पाथ के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑफ ट्रैकिंग बोलेंगे। तो मैकेनिकल वाइडनिंग प्रोवाइड ही करते हैं टू अकाउंट ऑफ ट्रैकिंग। भाई जो मैकेनिकल वाइडनिंग है, मैकेनिकल मतलब क्या हो गया, गाड़ी, गाड़ी अपने मैकेनिकल है, उसको हम प्रोवाइड ही कर रहे हैं ऑफ ट्रैकिंग को अकाउंट करने के लिए, यानी कि ऑफ ट्रैकिंग को काउंटर करने के लिए हम मैकेनिकल वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये कितनी है, देखो भाई इसका एक डेरिवेशन कर रखा है, यहाँ से आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई यहाँ पर ये देखो, ये एक ऑफ ट्रैकिंग यहाँ पे हो रहा है। जैसे ये फ्रंट टायर है, ये फ्रंट टायर यहाँ से कट रहा है और ये अपना रियर टायर यहाँ से कट रहा है, तो ये बीच का डिस्टेंस हमें क्या, ऑफ ट्रैकिंग यही तो है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई, इस कर्व की रेडियस कितनी है, आर है, और इस व्हील बेस की लेंथ कितनी है, एल है। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे भाई, ये अपना ये ओ मान लिया, ये ए मान लिया, बी मान लिया। ट्राइंगल ओ ए बी से हम देखेंगे, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, ये तो होगा। तो ओ बी क्या हो गया भाई, देखो एक तो ये रेडियस होगी कर्व की, प्लस कितना हो गया ये, यहाँ तक तो देखो ये कर्व है, ऐसा समझो ये कर्व है। ठीक है। ये तो होगी रेडियस, प्लस ये अपना क्या, ऑफ ट्रैकिंग, यही तो हमें कैलकुलेट करना। तो रेडियस प्लस ऑफ ट्रैकिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू ये अपना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो ट्राइंगल रूल लगा रहे हैं, तो यहाँ से ऑफ ट्रैकिंग नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ओटी आ जाएगा अपना। भाई ओटी होगा लेस देन 2 आर से, तो इसको हम क्या कर देंगे, ओटी सॉरी 2 आर कंसिडर कर लेंगे। तो 2 आर इंटू ओटी इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है। तो ओटी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर हो जाएगा। तो ऑफ ट्रैकिंग अपना कितना हो जाएगा, मैकेनिकल वाइडनिंग में एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर। और यहाँ पर एल क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस है, लेंथ ऑफ व्हीकल बोल दो, सेम ही रहेगा। और आर क्या, अपना रेडियस ऑफ कर्व है। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, ऑफ ट्रैकिंग आ जाएगा। तो मैकेनिकल वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड टू अकाउंट ऑफ ट्रैकिंग। अगर मान लो एन लेन की रोड होगी, ये तो अपनी एक लेन की रोड की बात की हमने। अगर मान लो एन लेन हो, मतलब 4 लेन हो, 5 लेन हो, 10 लेन हो, तो वो जो एन लेन होगा उसके लिए हमारा ऑफ ट्रैकिंग क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। मैं जितना एक लेन के लिए आया उसको मैं एन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो एन लेन के लिए आ जाएगा, तो एन एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर आ जाएगा अपना मैकेनिकल वाइडनिंग। ठीक है ना। ये मैकेनिकल वाइडनिंग आ गया। अब साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होता है भाई, जो ड्राइवर होता है वो सोचता है कि थोड़ा अंदर ही काटूं, मैं बाहर ना रखूं, उसके लिए थोड़ा सा क्या हो,
एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर रखी होती है, वही साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है। ठीक है, तो साइकोलॉजी आईआरसी ने सीधा फॉर्मूला दे रखा, वी डिवाइड बाई 9.5 रूट आर। वी यहाँ पर क्या है, जितना व्हीकल की ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा हमें वाइडनिंग देना पड़ेगा, और आर क्या, अपना रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, देर इज ए साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर टू ड्राइव द व्हीकल क्लोज टू द एज ऑफ पेमेंट एंड टू मेंटेन साइड गैप बिटवीन द व्हीकल मूविंग पैरेलली। तो साइड गैप मेंटेन कर रहा है और अपना एक क्लोज टू द एज के अगर चलेगा तो वहां पर उसको वाइडनिंग करना पड़ेगा, वैसे सीधी सी बात है। तो उसके लिए हमारा आईआरसी ने क्या दिया है, देखो, आईआरसी से प्रोवाइड वाइडनिंग कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। वाइडनिंग और उसकी वैल्यू क्या दी है, वी डिवाइड बाय 9.5 रूट आर। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो जाएगी मैकेनिकल प्लस साइकोलॉजिकल होती है, तो कितनी हो जाएगी, एनएल स्क्वायर डिवाइड बाय 2r प्लस वी डिवाइड बाय 9.5 रूट आर। ये अपना हो गया एक्स्ट्रा वाइडनिंग, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ लेन्स है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व है, वी क्या है, डिजाइन स्पीड है, एल अपना क्या है, लेंथ ऑफ व्हीकल बेस। ये हमें सारा पता है। अब देखो नोट है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। पहला नोट है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग इसलिए दे रहे थे कि सामने से आ रहा व्हीकल टच ना कर जाए। भाई ये साइकोलॉजिकल है कि कोई भी टकराए नहीं, सामने से आ रहा व्हीकल टच भी ना करे। तो जिस वजह से एज की साइड में चलता है व्हीकल, उस वजह से क्या करता है भाई, व्हीकल अपना एज में चलता है, साइड में चलता है, यानी टकराव का फियर फैक्टर है। बट अगर सिंगल लेन होगी तब तो ये फियर भी नहीं होगा। सिंगल लेन में तो ये साइकोलॉजिकल वाइडनिंग भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सामने से कोई व्हीकल ही नहीं आ रहा, तो टकराने का चांस भी नहीं। तो फॉर सिंगल लेन रोड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड, यानी साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सिंगल लेन रोड के लिए। ठीक है ना। और फॉर सिंगल लेन रोड एंड टू लेन रोड अगर हम देखेंगे, तो रेडियस अगर ग्रेटर देन 300 मीटर होगा, अगर मान लो रेडियस क्या होगा, 300 मीटर से ज्यादा होगा, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमें देने की जरूरत ही नहीं है। रेडियस ज्यादा है कि यानी कि एकदम स्टीप कर्व नहीं है भाई, एकदम अचानक से कर्व नहीं आया। रेडियस ज्यादा है यानी कि बहुत स्लोली स्लोली कर्व आ रहा है। ठीक है, बहुत ही स्लोली स्लोली कर्व आ रहा है। तो उस वजह से अगर रेडियस ज्यादा होगी तो हमारे एक्स्ट्रा वाइडनिंग की जरूरत ही नहीं होगी हमें देने की, तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग जीरो प्रोवाइड करेंगे, यानी देंगे नहीं। अगर मान लो स्ट्रेट रोड होगा, स्ट्रेट रोड में तो भाई वैसे ही नहीं देनी पड़ती हमें, स्ट्रेट रोड में पहले भी पता है, स्ट्रेट रोड में तो सीधा सीधा, क्योंकि ना तो ऑफ ट्रैकिंग होगा ना साइकोलॉजिकल वो वाइडनिंग देने की जरूरत है, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग देने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिशन कर्व में क्या है, ट्रांजिशन कर्व में देखो यहाँ पर लिखा है, ट्रांजिशन कर्व में एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ग्रेजुअली प्रोवाइड करना है, यानी कि पहले धीरे धीरे प्रोवाइड स्टार्ट करना है, फिर ज्यादा देना है। ठीक है, तो वो ग्रेजुअली ट्रांजिशन का मतलब भी वही है, उसीलिए तो प्रोवाइड करते हैं, आगे पढ़ेंगे ट्रांजिशन कर्व के बारे में, कि भाई वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि अचानक से सारा चीजें, ना तो कर्व आए, ना वाइडनिंग आए, ना सुपर एलिवेशन आए, ग्रेजुअली मूव करके आए, तो उसको ट्रांजिशन कर्व आते हैं। तो वही बात है यहाँ पर, इंक्रीज, ग्रेजुअली इंक्रीज कराना। सर्कुलर कर्व में क्या करना है, फुल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना है। भाई सर्कुलर कर्व आ गया तो वहां पर जो अपने फुल्ली अपना एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना। आगे देखो, मेथड्स टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें क्या करना है, रोड को चौड़ा करना है, कहाँ पर, सर्कुलर कर्व में, हॉरिजॉन्टल कर्व में हमें रोड को चौड़ा करना, बेसिकली बात यही है। तो हम क्या करेंगे, दो देखो भाई अलग अलग तरीका है। पहला तरीका क्या है कि भाई हमने क्या किया, रोड को दोनों साइड में अपना वाइडनिंग प्रोवाइड कर दी भाई। ये अपना रोड का लेन ये है, रोड का लेन विड्थ अपन को ये है, हमने इसके बाहर भी प्रोवाइड कर दिया और इंडर में भी प्रोवाइड कर दिया। तो हमने दोनों साइड में क्या कर दिया, रोड में वाइडनिंग प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना प्रोवाइड करेंगे भाई, यहाँ पर करेंगे हम जितना टोटल मान लो डब्ल्यू ई एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, तो बाहर की साइड में भी हाफ प्रोवाइड करेंगे, अंदर की साइड में भी हाफ प्रोवाइड करेंगे। और जो ट्रांजिशन कर्व का, जैसे मैं पहले भी बताया था, ग्रेजुअली इंक्रीज कराना टुवर्ड सर्कुलर कर्व, तो यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पर फुल्ली हो गया, फिर वापस ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, वापस के बाहर जाएंगे ट्रांजिशन कर्व में। वन साइड में अगर प्रोवाइड करेंगे तो वन साइड में कहाँ प्रोवाइड करेंगे, इनर साइड में प्रोवाइड करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। इनर साइड में प्रोवाइड करेंगे तो भाई पूरे का पूरा वाइडनिंग क्या प्रोवाइड कर देंगे हम, अंदर की साइड में प्रोवाइड कर देंगे सिंपली। तो ये ट्रांजिशन हो गया, ये सर्कुलर, फिर से ट्रांजिशन कर्व आ गया। ठीक है, ये कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, या मेनली प्रोवाइड करते हैं अपन माउंटेनियस या हिली रीजन में। क्यों, क्योंकि भाई माउंटेनियस में क्या होगा, माउंटेन में अपन रोड बना रहे हैं, तो नीचे के साइड में क्या होगा, एकदम खाई होगा, वैली होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर के रोड को थोड़ा सा काटेंगे अंदर में, माउंटेन को काट के वहां पर क्या प्रोवाइड करेंगे, अपना एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो ये हम काम करते हैं, अपना वाइडनिंग कहाँ से प्रोवाइड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये अपना माउंटेन में जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है वो किस साइड में प्रोवाइड करते हैं, वो तो वो इनर साइड में प्रोवाइड करते हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि भाई देखो, दो तरीके से वाइडनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं,
बाहर अंदर दोनों साइड में कर सकते हैं। ये जनरली हम हॉरिजॉन्टल कर्व जो अपना टेरेन प्लेन टेरेन होता है या रोलिंग टेरेन होता है उसमें प्रोवाइड करते हैं। पर जो हिली एरिया और माउंटेनियस रीजन होता है वहां पर क्या करते हैं, हम इनर साइड में प्रोवाइड करते हैं अपना एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक दो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम हो। वो है अपना ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व क्या है? ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में प्रोवाइड करते हैं टू चेंज द नेचर प्रोफाइल ऑफ कर्व ग्रेजुअली फ्रॉम स्ट्रेट टू सर्कुलर। तो भाई अपना देखो यहाँ पर रोड, सिंपली इस डायग्राम से आप सारी चीज समझ जाओगे। हमारा कर्व क्या है? सर्कुलर कर्व है। जो हम हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं सर्कुलर, इधर से रोड क्या आ रही है? स्ट्रेट आ रही है। तो अचानक से स्ट्रेट से मैं अगर सर्कुलर में जाऊंगा तो एकदम जर्क लगेगा, अचानक से धक्का लगेगा। तो उसको काउंटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको ग्रेजुअली उसमें सर्कुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ग्रेजुअली कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्या होगा, वहां पर हमें ट्रांजिशन फेज होता है भाई। आप समझो कोई भी इंसान की पर्सनैलिटी होती है, एक मान लो स्टार्टिंग में अलग पर्सनैलिटी होती है, बाद में अलग पर्सनैलिटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में चेंज हो गया, वो ट्रांजिशन फेज में जाता है, वो एक दो साल उसमें चेंज लगता है, फिर जाके वो उस फेज में आता है। वैसे ही अगर मान लो कोई जिम जा रहा है, पहले शरीर कुछ था बाद में कुछ बन गया, तो वो ऐसा नहीं है कि अचानक से बना एकदम बना। तो वो क्या जाएगा, अपना ट्रांजिशन फेज में जाएगा। तो वही हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, ट्रांजिशन कर दे रहे हैं हम उसको। ठीक है ना, उसी को हम ट्रांजिशन कर बोल रहे हैं, सिंपल सा। तो ट्रांजिशन कर्व हैज ए रेडियस, ट्रांजिशन कर्व की रेडियस अपना, नहीं नहीं, ये अपना है कि इनफाइनाइट होती है अपनी रेडियस स्ट्रेट में। ठीक है। और और अपना सर्कुलर में क्या होती है, अपनी रेडियस आर होती है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये ट्रांजिशन कर्व के स्टार्ट में क्या रेडियस होती है अपनी? इनफाइनाइट। और जब एंड होगा तो अपनी सर्कुलर कर्व ऑब्टेन हो जाएगा, तो वहां पर रेडियस क्या हो जाएगी? कैपिटल आर। तो हम ट्रांजिशन क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम ट्रांजिशन कर रहे हैं इन्फिनिटी रेडियस से लेके आर रेडियस तक उसको कर्व को ऑब्टेन करने का काम कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व की हेल्प से। ठीक है ना। तो जैसे जैसे ट्रांजिशन कर्व की लेंथ बढ़ रही है स्टार्ट से, वैसे वैसे रेडियस की भाई अपने रेडियस भी क्या हो रही है? कम हो रही है। पहले यहाँ पर इन्फिनिट रेडियस थी, यहाँ पर कैपिटल आर है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व कितना था? जीरो। यहाँ पे बढ़ा, कुछ लेंथ आई, फिर और बढ़ा तो और कुछ लेंथ आई, फिर और बढ़ा तो और कुछ लेंथ आई। ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1 अपॉन कैपिटल आर। ठीक है ना। 1 अपॉन कैपिटल आर के भाई ये, यानी कि रेडियस ऑफ कर्व की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपना ट्रांजिशन कर्व की लेंथ। ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है अपना mv²/r। यही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r। तो अपना जो पॉइंट वन पे होगा, यानी स्ट्रेट कर्व पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस यहाँ पर क्या है? इनफाइनाइट है। और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? mv²/r। यहाँ पर तो जीरो नहीं होगा क्योंकि रेडियस यहाँ पर क्या है? कैपिटल आर है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम 1 to 2 अगर अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा है, पी बढ़ रहा है, तो आर क्या हो रहा है? अपना कम हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे अपना सेंट्रीफ्यूगल भाई आर कम होगा तभी तो पी बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा होना चाहिए व्हीकल में। जब भी कोई व्हीकल में अपना कोई ट्रांजे कर्व में मान लो कोई व्हीकल जा रहा है, स्ट्रेट से कर्व में जा रहा है, तो उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा बाहर की साइड में, उसका इंट्रोडक्शन कैसे आना चाहिए? ग्रेजुअली आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर ज्यादा है तो यहाँ पर स्टार्ट में थोड़ा कम होना चाहिए, फिर ज्यादा होना चाहिए, फिर ज्यादा होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे आना चाहिए, ना कि यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर अचानक से mv² आ गया, इतना आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अचानक से जर्क लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड ट्रांजिशन कर्व का ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्या है, क्यों इसलिए प्रोवाइड करते हैं, वो सब हमें देखना है भाई। ट्रांजिशन कर्व को हम क्यों प्रोवाइड करते हैं अपना कोई भी ओरिजेंटल अलाइनमेंट में? तो देखो, इसका इसलिए प्रोवाइड करते हैं टू इंट्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेजुअली। पहली बात तो है भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा हो कि ग्रेजुअली आए, अचानक से नहीं आए। अचानक से आएगा तो क्या होगा? अचानक से आए तो जर्क लगेगा, जर्क लगेगा तो हो सकता है कि ड्राइवर बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो उसके लिए हमारा क्या होगा? ग्रेजुअली आना चाहिए भाई वो फोर्स हमारा सेंट्रीफ्यूगल, ताकि क्या हो? अचानक से जर्क न लगे। तो वही है अवॉइड सडन जर्क, यही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। टू अटेन सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली, भाई देखो हमें क्या करना पड़ता है? सुपर एलिवेशन हमने पढ़ रखा है। सुपर एलिवेशन में क्या करता है, ये मान लो रोड है, ये इसका थोड़ा सा कैम्बर है, पर हमारा जो कर होता है ओरिजेंटल, तो हमारा एक क्या होती है? स्लोप होती है, जिसका हमारा मैक्सिमम सुपर एलिवेशन क्राइटेरिया भी पढ़ रखा है। तो अगर मान लो मैं अचानक दे दूं इसको, ये अपना कैम्बर पहले स्ट्रेट रोड में ऐसे कैम्बर चल रहा था, अब हॉरिजॉन्टल जब हॉरिजॉन्टल कर्व आया, तो उसमें अगर मान लो ऐसा कैम्बर ये सुपर एलिवेशन देंगे, तो गाड़ी तो भाई पलट जाएगी, अचानक से धक्का लगेगा उसको।
तो ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसमें सुपर एलिवेशन भी ग्रेजुअली प्रोवाइड करेंगे, यानी कि धीरे धीरे अपना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड हो, तो उसके लिए भी हमें क्या देना पड़ेगा, ट्रांजिशन कर्व। और सिमिलरली एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए भी भाई, एक्स्ट्रा वाइडनिंग अभी अभी ऊपर पढ़ रखा है हमने, ट्रांजिशन कर्व में क्या देते हैं हम, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ग्रेजुअली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ समझ गए, तो आगे देखो भाई, जो नेचर होता है ट्रांजिशन कर्व का वो कैसा होता है, वो देखो भाई, एक होता है, अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन कर्व होता है। एक होता है अपना स्पाइरल, स्पाइरल का जो ये नेचर होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि हम पूरा स्पाइरल प्रोवाइड करेंगे, ये तो आपको बता रहे हैं, हम प्रोवाइड कितना करेंगे, मान लो इतना ही प्रोवाइड करेंगे। पर इतने में तो हमें पता नहीं चलेगा ना ये स्पाइरल है या फिर ये सर्कुलर है या फिर लेमिनिस्केट है, क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, उसका अगर पूरा प्रोफाइल देखेंगे, पूरा प्रोफाइल पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा अरे ये तो स्पाइरल वाला है। अगर इसका मैं यहाँ पे इतना सा कट करके उसका पूरा प्रोफाइल ड्रॉ करूंगा, तो हमें पता चलेगा ये लेमिनिस्केट है। अगर मैं इसमें से इतना सा कट करके अगर पूरा देखूंगा, तो ये पता चलेगा ये क्यूबिक पैराबोला है। तो ये अलग अलग नेचर होता है ट्रांजिशन कर्व का। तो वो समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नेचर देखना पड़ेगा। तो भाई स्पाइरल होता है, तो स्पाइरल में ये ऐसा होता है, स्पाइरल बन जाएगा। लेमिनिस्केट में ऐसा होगा, ये जितना जाएगा वापस ऐसे आ जाएगा। क्यूबिक पैराबोला में क्या होता है, क्यूबिक पैराबोला का हमें पता है, हमने 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें पता है ट्रांजिशन कर्व में लेंथ बढ़ने पर रेडियस क्या हो रही है, अपनी कम हो रही है भाई, यही हमने पढ़ा है ऊपर भी। जो एल टी होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r होता है, ठीक है। तो 1/r को भाई जो अपन को सेटिस्फाई करे, जो कर्व है वही तो हम किस यूज लेंगे ट्रांजिशन कर्व में। तो अपना क्या है कि ये तीनों कर्व ही क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, एल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, इसको फॉलो करते हैं अपने तीनों, ठीक है ना। तो ये फॉलो करते हैं, तो ये तीनों हम प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रांजिशन कर्व में। पर कौन सा किस में यूज करेंगे वो जरूरी है, देखो 4 से 9 डिग्री एंगल तक तीनों का रेडी नेचर क्या होता है, सेम ही होता है। अगर भाई यहाँ से देखो ज्यादा अपना एंगल नहीं है, तो तीनों अपना एक ही लाइन में प्लॉट होंगे। तो 4 से 9 डिग्री अगर मान लो एंगल दे रहे हैं हम कर्व का, तो उसका लिए क्या हो जाएगा, तीनों का नेचर अपना सेम ही हो जाता है। पर बाद में अगर इससे ज्यादा भी अगर हमें कर्व देना है, तो उसके लिए हमारा नेचर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये कौन सा कर्व है, अपने ट्रांजिशन कर्व है, ठीक है। तो जो क्यूबिक पैराबोला है, ये वाला हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ये हम वेलिक कर्व में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। क्यूबिक पैराबोला का ट्रांजिशन कर्व है वो वेलिक कर्व में डिजाइन में काम आता है। पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल, अभी तो हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़ रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हम कौन सा प्रोवाइड करते हैं, अपना स्पाइरल का यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यूबिक पैराबोला कहाँ पर यूज करते हैं ट्रांजिशन कर्व, तो हमें पता होना चाहिए, या हम वेली कर्व में यूज करते हैं। और जो अपना स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व कहाँ यूज करते हैं, वो हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपना हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या है जो यूज होगा, वो अपना क्या हो गया, आइडियल ट्रांजिशन कर्व हो गया, सिंपल सी बात है। आइडियल ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, देखो सिंपल से देखो समझो, जस्ट अ सेकेंड। तो आइडियल ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, आइडियल ट्रांजिशन कर्व होता है कि रेट, देखो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है भाई। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है ना, वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन यानी कितने टाइम में अपना एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, वो अपना कांस्टेंट है। तो यानी कि क्या होगा भाई, जितना फाइनल एक्सेलरेशन है माइनस अपना इनिशियल है, डिवाइड बाय अगर टोटल टाइम करेंगे, तो वो अपना क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो सी अपना क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, वो रहेगा अपना कांस्टेंट। एफ अपना क्या, फाइनल एक्सेलरेशन, ए आई अपना इनिशियल एक्सेलरेशन, ये हमें पता है। तो आइडियल ट्रांजिशन कर्व में यही चीज होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। आईआरसी के हिसाब से क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या है भाई, सी इज इक्वल टू है 80/75 प्लस वी। ये अपना क्या है, सी की वैल्यू है, सी अपना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ये हमारा होता क्या है, कांस्टेंट होता है। किसके लिए कांस्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए कांस्टेंट होता है। तो अगर मान लो वेलोसिटी वो v है, तो हमारा जो c की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 80/75 प्लस v आ जाएगी। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। c अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड क्यूब आ जाएगा। v यहाँ पर रखना है किलोमीटर पर आवर में। और जो सी की वैल्यू वेरी करेगी ना, वो किसके बीच में वेरी करेगी, 0.5 से लेके 0.8 के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। सी का क्या यूज आएगा, अभी आएगा, ये देखो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो कैलकुलेट करने में हमें सी का वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का हम
देखते हैं कितना अभी आज के टाइम में हम आज की डेट में कर सकते हैं। आई होप पूरा भी कर सकते हैं कंप्लीट। तो देखो अभी हमें देखना है, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्यों देखा, क्योंकि ये अपने आइडियल ट्रांजिशन कर्व की कंडीशन है कि ये अपना कांस्टेंट रहेगा। तो उसके लिए हमने सी की वैल्यू देखी 80 डिवाइड बाई 75 प्लस वी, उसको हमने सोल्व किया। अभी हमें देखो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है कि भाई लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे होते हैं, क्या होता है और किस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो बहुत इजी है, एक बार पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी वैसे। तो देखो भाई, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम ऑफ टू क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया के हिसाब से हम उस पर डिजाइन करते हैं। पहला, एंड द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व शुड नॉट बी लेस देन मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। एक अपनी मिनिमम लेंथ भी होती है जो आईआरसी ने दे रखी है, उससे तो कम होनी नहीं चाहिए पहली बात, और अपनी जो मैक्सिमम होती है वो दो क्राइटेरिया के बेस पे लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या क्राइटेरिया है? पहला क्राइटेरिया है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि आइडियल ट्रांजिशन कर्व में ये कंडीशन होती है कि भाई जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वो अपना क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अपना स्ट्रेट रोड होगा तो उसमें आर इक्वल टू क्या हो गया, अपना इनफिनिट हो गया भाई। स्ट्रेट कोई भी रोड है तो उसमें अपना जो रेडियस होगा वो क्या होता है, इनफिनिट होता है। और जो ट्रांजिशन होता है वहां पर रेडियस कुछ ना कुछ होगा, और जो अपना फाइनल होगा वहां पर रेडियस आर होगा, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अपन जो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता क्या है, सी इज इक्वल टू क्या होता है अपना, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल डिवाइड बाई टी होता है, यही तो होता है। तो ए फाइनल हम कैसे निकालेंगे भाई, हमें पता है फोर्स कितना है, फोर्स है अपना एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना यहाँ पर, एम वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू, मैं अगर मैं फोर्स इक्वल टू करूंगा एम इंटू ए, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो अपना ए फाइनल क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो हमारा ए फाइनल आ गया वी स्क्वायर बाई आर। ए इनिशियल क्या आएगा भाई, यहाँ पर फोर्स जीरो है, अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो है ना, ट्रांजिशन कर्व के स्टार्टिंग में रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट, रेडियस इनफाइनाइट होती है तो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जीरो, तो एक्सेलरेशन भी होगा जीरो। तो ए इनिशियल हो गया यहाँ पर जीरो। अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना हो गया अपना, ए एफ माइनस ए आई यानी वी स्क्वायर बाई आर माइनस जीरो डिवाइड बाई टी। टी यहाँ पर क्या है भाई, टाइम, टाइम कितना हो गया कि भाई टोटल लेंथ अपना मान लो एल टी है, ट्रांजिशन कर्व का मैंने लेंथ माना एल टी है, उसको अगर हमें वी वेलोसिटी से कितना टाइम लगेगा, वही तो टी है भाई, एल टी को, एल टी लेंथ को पार करने के लिए वी स्पीड से चल रहा हूँ तो कितना टाइम लगेगा, तो भाई वही तो टाइम है यहाँ पर। तो वो हो गया अपना एल टी अपॉन वी। तो कुछ नहीं है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो एल टी अपॉन वी से सोल्व करें, सी की वैल्यू क्या आएगी, वी क्यूब बाई आर एल टी। एल टी यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करके आ जाएगा वी क्यूब बाई सी आर, कितना सिंपल है। जस्ट आपने पहले क्या करते थे, रटते थे ये कि भाई लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो और बेस्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आएगा वी क्यू बाई सी आर। रटने की जरूरत का है, हमें सिंपल पता है भाई सी क्या होता है, ए एफ माइनस ए आई अपॉन टी। ए एफ हमें पता है, ए आई हमें पता है, टी का हम वैल्यू लिख दो, तो हमारा जो एल टी की वैल्यू आएगी वो वी क्यू बाई सी आर आ गई, कितना सिंपल है। अगर अब मैं किलोमीटर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अपना मीटर में आ जाएगा भाई एल टी की वैल्यू कितना आएगा, 0.0215 वी क्यू बाई सी आर, जहां पर एल टी किस में आएगा, मीटर में, और जो वी दे रखा वो आएगा किलोमीटर पर आवर में। इतना सिंपल है, ठीक है ना। तो ये देखो भाई, हमने एक क्राइटेरिया से देख लिया, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो प्रोवाइड करनी है हमें, वी क्यू बाई सी आर प्रोवाइड करनी है। क्राइटेरिया दूसरा क्या है कि अगर मान लो मैं सुपर एलिवेशन भी तो किस में प्रोवाइड करूंगा, इंट्रोडक्शन सुपर एलिवेशन कहाँ प्रोवाइड करूंगा, लेंथ ट्रांजिशन करो में ही तो प्रोवाइड करूंगा। तो उसके हिसाब से हमारा क्या होगा वो भी हमें देखना है, ठीक है ना। तो देखो, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन के हिसाब से क्या करना है, देखो पहले तो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वन इन एन, एन का मतलब क्या है कि भाई कितना अपना ट्रांजिशन कर्व का लेंथ है, डिवाइड बाई, मान लो वो एन मीटर लेंथ है, और अगर मान लो एन मीटर में हमने कितना मीटर का एलिवेशन दे दिया, 1 मीटर का दे दिया, तो अपने को रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन क्या होगा, वो होगा अपन वन इन एन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि 1 मीटर का एलिवेशन इन आउटर एज फॉर एन मीटर ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, वही अपना रेट ऑफ सुपर एलिवेशन हो गया। वन इन एन मतलब स्लोप बता रहे हैं, कुछ नहीं है। 1/30 होता है ना, ये क्या है, स्लोप भी तो बताता है कि 30 हॉरिजॉन्टल चलूंगा तो 1 मीटर में क्या पहुंच जाऊंगा, वर्टिकल पहुंच जाऊंगा, वही तो है यहाँ पर।
तो हमने ये कैसे रिप्रेजेंट किया, वन इन के एन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अपना रेट क्या होता है, 150 होगा, किस में देना है हमें, ये देना प्लेन या रोलिंग टेरेन में। यहाँ पर ये वन जितना अपना ये ज्यादा होगा ना उतना स्लोप कम होता है। 1 in 60 किस में देना अपना, माउंटेनियस या स्टीप टेरेन में। 1 in 100 किस में देना अपना, बिल्ट अप एरिया में देना है। ठीक है ना। तो देखो हमें पता है सुपर एलिवेशन हम कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं। हम अब एक तो रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन करते हैं, एक रोटेशन अबाउट इनर एज करते हैं, ये भी बताया। तो अगर रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन किया हमने, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया, तो होगा क्या भाई, हमारा ये टोटल विड्थ कितना है, ये अपना है डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा विड्थ भी तो आ रही है। तो मैंने डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई किया, अगर मैं सेंटर लाइन के अबाउट उसको रोटेट करूंगा तो ये हाफ हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा, यानी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सुपर एलिवेशन अपना कितना है, स्मॉल ई। स्मॉल ई की वैल्यू टेन थीटा लिख दूंगा तो वो कितना आएगा भाई, एक्स अपॉन में डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक्स डिवाइड बाई यही तो होता है अपना सुपर एलिवेशन। तो एलिवेशन एट आउटर एज अपना कितना आ जाएगा भाई, एलिवेशन ये एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, ई इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर मैं स्कोर कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इजिकल टू हाफ ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई हो जाएगा। ठीक है। ये अपना आया क्या, ये आया अपना एलिवेशन का विड्थ हाइट है। तो अगर मान लो स्लोप दे रखा है 1 in n में स्लोप दे रखा है, तो 1 in n क्या है कि भाई जितना अपना 1 in n का मतलब क्या हुआ कि भाई एलिवेशन आउटरेज का कितना है डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना है, वही अपना क्या स्लोप बताता है, वही अपना 1/n होता है। तो अपना लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मैंने मान लिया LT। ठीक है। और रेट ऑफ सुपर एलिवेशन तो हमें पता ही है 1/n। तो वो हो गया, मान लो वो कितना हो जाएगा अपना x अपॉन एल टी, यानी कि एल टी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में कितना अपना एलिवेशन आया, वही सुपर एलिवेशन होता है, x अपॉन एल टी हो गया। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा भाई, एल टी क्या आएगा, एल टी इजिकल टू एन ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है ये, तो हाफ ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इंटू एन आ जाएगा अपना एल टी की वैल्यू, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है ना। और ये कब आएगा, जब अपना किसके अबाउट हो, सेंट्रल लाइन के रोटेशन के अबाउट हो। अगर सेंट्रल लाइन के रोटेशन के अबाउट नहीं हो, इनर एज के अबाउट हो, तो क्या होगा भाई, टेन थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हाफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ही था, अब ये क्या आ जाएगा, इनर एज में किया है ना, तो हाफ नहीं होगा, ये पूरा हो जाएगा, यानी एक्स अपॉन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ही आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से कुछ नहीं है, फिर वापस वही वैल्यू करेंगे, 1/n को हम एक्स अपॉन एल टी के रूप में शो करेंगे। एल टी इजिकल टू क्या आएगा, एक्स इंटू एन। एक्स की वैल्यू क्या है, ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इंटू एन, ये आ जाएगा अपना एल टी, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो हमने दो क्राइटेरिया से देखा देखा एक देखा हमने किस क्राइटेरिया से, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन से। कुछ नहीं किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन निकाला, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल डिवाइड बाई टी, वहां पर टी की जगह लिख दिया एल टी अपॉन वी, और यहाँ से हमने एल टी की वैल्यू निकाली वी क्यूब बाई सी आर। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो हमारे पता है सुपर एलिवेशन हम दो तरीके से प्रोवाइड करते हैं, एक अपन सेंट्रल लाइन के अबाउट रोटेट करते हैं, एक अपन इनर एज के अबाउट रोटेट करते हैं। तो अगर ये टोटल विड्थ है अपना डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, और ये x है, तो ये डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई 2 हो जाएगा, तो 1/n क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा अपना x अपॉन एल टी। और एल टी को हम लिख सकते हैं, x की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ टेन थीटा सुपर एलिवेशन की फॉर्म में, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई की फॉर्म में, तो अपना एल टी आ जाएगा। जब सेंट्रल लाइन का अबाउट करेंगे तो ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू एन डिवाइड बाई 2, और जब हम इनर एज के अबाउट रोटेट करेंगे तो आ जाएगा ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। ठीक है। तो दोनों क्राइटेरिया से आ गया। अभी हमें अगर मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पूछे कोई, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होगा, तो वो हमें पता है किसने दे रखा होगा भाई, आईआरसी ने दे रखा होगा कि भाई जो प्लेन या रोलिंग टेरेन है उसमें कम से कम कितना देना, हमें 2.7 वी स्क्वायर बाई आर, तो हमें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व देना ही देना है। और अगर माउंटेनियस या स्टीप टेरेन में पूछे तो वी स्क्वायर बाई आर हमें देना है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का। ठीक है ना। और अगर मान लो इसी से हम रिलेट कर सकते हैं, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल वो कितना था, वी क्यूब बाई सी आर था। तो इससे ज्यादा ही हो जाएगा वो, तो क्योंकि सी की वैल्यू वैसे भी अपनी कितनी होती है, 0.5 से 0.8 के बीच में होती है। तो इसकी वैल्यू अपनी जो सेंट्रीफ्यूगल वाला रेट कांस्टेंट है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू तो ज्यादा हो ही जाएगी, इससे ज्यादा हो ही जाएगी। ठीक है ना। ठीक है। जो ये कर्व का है ना प्रॉपर्टीज, टेंजेंट और कर्व की प्रॉपर्टीज, वो हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें अच्छे से हमें ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ये अपना हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वाला। फिर हम वर्टिकल अलाइनमेंट देखेंगे, उसी के साथ हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन भी कंप्लीट हो जाएगा।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन केस आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। साथ ही साथ आपको अगर ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।